हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों हमारे इवोल्यूशन चैप्टर का। तो चलिए बात करते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है इन अ गिवन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स और जीन्स कैन बी फाइंडिंग आउट। यानी कि कोई भी एक गिवन पॉपुलेशन है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ की, अलील्स की और जीन्स की। ठीक है, उनके अकरेंस की जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज बच्चों फिक्स रहेंगी, यहाँ तक कि ये सेम रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन। ये फैक्ट है जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। ओके, तो हमने क्या जाना है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर कि जो फ्रीक्वेंसी है अकरेंस ऑफ अलील्स एंड जीन्स, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज फिक्स भी रहती हैं, कांस्टेंट भी रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन। और जो ये सारा जो भी कंसेप्ट है हार्डी वेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल में एक अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए समझाया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये प्रिंसिपल है ये क्या एक्सप्लेन करता है, एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इट्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल रहेगी, साथ में वो कांस्टेंट भी है वन जनरेशन टू फर्दर जनरेशन्स। जो जीन पूल है बच्चों वो भी कांस्टेंट रहेगा और इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया गया। और जो सम टोटल होगा सभी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का वो क्या रहेगा, 1। समझ आया? यानी कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होने के बाद जो सम टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का वो 1 हो जाएगा। उसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू इसको समझा। देखो, ये डायरेक्ट यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि आप जो फॉर्मूला हम करते हैं a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं इसे। यहाँ पर जो बच्चों p एंड क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है एलील की फ्रीक्वेंसी को। जो p है वो एलील a की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जो q है वो स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन के अंदर। और जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं कहूँ अब भाई जो एलील a है उसको p रिप्रेजेंट करता है, तो ए को ए जो हमारा इंडिविजुअल होगा पॉपुलेशन में उसको रिप्रेजेंट पी स्क्वायर से करेंगे, है ना, क्योंकि सिंगल ए को रिप्रेजेंट करता है पी, तो ए इंटू ए यानी कि पी स्क्वायर। सिंपली दूसरे वे में भी हम समझ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है दैट एन अलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट इज पी स्क्वायर। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है पी के अपीयर होने की दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर, कोई अगर डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो दोनों क्रोमोसोम्स पर जो उसके अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। तो सिंगल एक प्रोबेबिलिटी थी पी, और मतलब हम दोनों क्रोमोसोम्स की अगर निकालेंगे तो हो जाएगा पी इंटू पी यानी पी स्क्वायर। सिमिलरली ए के ऊपर हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल ए हमारा रिप्रेजेंट करता है क्यू, तो जो हम 2 ए हमारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे क्यू स्क्वायर से। और अगर ए इंटू ए, अगर कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए करेंगे तो 2pq हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल्जेब्रिक जो हमारा एक्सपेंशन है उसको इसी तरह से यूज़ किया गया और एलिलिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब भी हम फ्रीक्वेंसी को बच्चों मेज़र करेंगे तो एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो वैरी करेगी, अलग अलग मतलब वैल्यूज़ वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ वैरी करेंगी। वो जो क्या इंडिकेट करती हैं, दैट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि इवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे हो रहे हैं उनको वो इंडिकेट करेंगी। जो भी वैल्यूज़ वैरी करेंगी, जब चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अलील्स, यानी कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, वही इवोल्यूशन का रिजल्ट होगा, या हम कह सकते हैं वो रिजल्ट करेगा इवोल्यूशन के अंदर, जिसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। यानी कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी में कॉन्टीन्यूअस चेंज, रिजल्टेंट उसका क्या होगा, किसका रिजल्टेंट होगा, वो इवोल्यूशन का। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी इसको कहा जाएगा। जो फैक्टर्स हैं बच्चों हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के, वो क्या रहेंगे, फर्स्ट है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन।
ये जो फैक्टर्स हैं वो रहेंगे जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, यानी कि जीन्स माइग्रेट कर रही हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि चेंजेस आ रहे हैं जीन्स के अंदर, म्यूटेशंस डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आ रहे हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी कि जो जीन्स हैं वो पहले मतलब ब्रेक डाउन के बाद दोबारा से कंबाइन हो रहे हैं, और नेचुरल सिलेक्शन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि नेचुरली जो जीन्स होंगे उनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम बात करें अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के टाइम पर, कई बार ऐसा होता है जो चेंज एलील फ्रीक्वेंसी में वो काफ़ी डिफरेंट है इन अ सिंपल ऑफ पॉपुलेशन, नॉर्मली एक पॉपुलेशन के अंदर, जिससे क्या होगा जो वो चेंज हुआ है एलिलिक फ्रीक्वेंसी में वो एक अलग ही स्पीशीज़ बन जाएगी। क्या हो जाएगा, वो एक अलग ही डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर बन जाती है। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी, अब क्या हो जाएगा, वो हमें मतलब ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन हमें वहाँ से मिलेगी, और इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। यानी कि देखो ध्यान से समझना, जेनेटिक ड्रिफ्ट के टाइम पर कई बार ऐसा होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, और एलील्स में चेंज होने की वजह से हमें क्या मिला, एक अलग स्पीशीज़ वहाँ से ऑब्टेन्ड हुई, और अलग स्पीशीज़ हमें वहाँ से फाउंड हुई, तो इसी इफेक्ट को हमने क्या कहा, फाउंडर इफेक्ट। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ लेना है। जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।